बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर अयाज़ नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में हासिल होने वाली नई मालूमात या नए इंकशाफात के बारे में बताऊँगा। CDC सेंट्रल फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल अमेरिका ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले कुछ अफराद में मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस रिपोर्ट हुआ है। ख़ास तौर पर वो यंग अफराद जिनकी उम्र 16 साल या उससे ज़्यादा है, उनमें मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। मायोकार्डाइटिस दरअसल उस कैफियत को कहते हैं जिसमें दिल के मसल्स यानी कि दिल के अज़लात में सोजिश पैदा हो जाती है और दिल के इर्द गिर्द एक झिल्ली या गुलाफ होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अगर उसमें सोजिश पैदा हो तो उसे पेरिकार्डाइटिस कहा जाता है। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस उमूमन वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाइस पैदा होता है। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स मसलन कोरोना वैक्सीन भी इसका सबब बनती हैं। मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस बहुत माइनर कंडीशन होती हैं और सिर्फ मरीज़ के आराम करने से और कुछ बुनियादी अद्वियात लेने से ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस को किस तरह पहचाना जा सकता है? वो मरीज़ जो मायोकार्डाइटिस यानी दिल के मसल्स में सोजिश या पेरिकार्डाइटिस यानी दिल के बाहर मौजूद झिल्ली में सोजिश का शिकार होते हैं, इन मरीज़ों में या तो सीने में दर्द होता है या ये मरीज़ बुखार का शिकार होते हैं। इन मरीज़ों को सर्दी भी महसूस हो सकती है। इसके अलावा थकावट, सांस में तकलीफ़ होना या दिल की धड़कन बेतरतीब भी हो सकती है। इनमें से बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें यह मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है और ऐसे मरीज़ हार्ट फेलियर यानी दिल के फेल होने का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के मरीज़ों में ये मर्ज़ इतनी शिद्दत का नहीं होता। आराम करने से और कुछ अद्वियात इस्तेमाल करने से ये मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं। CDC ने इन पेचीदगियों के बावजूद कोरोना वैक्सीन लगाने की हदायत जारी की हैं। CDC की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक RNA वैक्सीन यानी कोरोना की वो वैक्सीन जिनको mRNA वैक्सीन कहा जाता है, इन वैक्सीन्स में पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा वो नौजवान जिनकी उम्र 16 साल या उससे ज़्यादा है, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस उन्हीं अफराद में तशख़ीस हुआ है। मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस ज़्यादातर उन मरीज़ों में तशख़ीस हुआ है जिन्होंने mRNA वैक्सीन की सेकेंड डोज ली हो। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन ये चारों वैक्सीन mRNA या DNA वैक्सीन्स हैं और इन ही वैक्सीन्स में मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस रिपोर्ट हुआ है। पाकिस्तान में बनने वाली पाकवैक वैक्सीन या चाइना में बनने वाली साइनोफार्म वैक्सीन जो कि माइटिगेटेड वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस से बनाई जाती है, उनमें मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। CDC यानी सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन लेने वाले कुछ मरीज़ों में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, जिसको हम एनाफिलैक्सिस रिएक्शन भी कहते हैं, भी रिपोर्ट किया है। इस वजह से ऐसे तमाम अफराद जो कि किसी भी कोरोना वैक्सीन के इंग्रेडिएंट से यानी कोरोना वैक्सीन के किसी भी जुज़ से एलर्जिक हैं, तो उनको ये हदायत जारी की गई हैं कि वो ये वैक्सीन ना लें। इसलिए वो अफराद जो कि कोरोना की एक वैक्सीन या उसके किसी जुज़ से या उसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो कोरोना की दूसरी ब्रांड की वैक्सीन इस्तेमाल करें। हमारे जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम जो कि किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में हमारे जिस्म में मुतहर्रिक होता है और हमें इन वायरसेस और बैक्टीरिया से महफूज रखता है। जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है, हमारे जिस्म में मौजूद एक ख़ास किस्म सफ़ेद ज़र्रात जिनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करते हैं और ये एंटीबॉडीज़ वायरस
या बैक्टीरिया को हमारे जिस्म में बढ़ने से रोकते हैं या उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा एक दूसरे किस्म के लिम्फोसाइट्स जिनको हम टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, वो अपने अंदर इस वायरस या बैक्टीरिया को याद रखने की सलाहियत रखते हैं और ऐसे टी लिम्फोसाइट्स को मेमोरी सेल कहते हैं। जब हमारे जिस्म में किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये मेमोरी सेल बन जाते हैं तो आइंदा जब भी हमारे जिस्म में इस वायरस या बैक्टीरिया का दोबारा अटैक होता है तो ये मेमोरी सेल हमारे जिस्म में मौजूद बी लिम्फोसाइट्स को दोबारा मुतहर्रिक कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं और ये बी लिम्फोसाइट्स हमारे जिस्म में फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाकर इस वायरस या बैक्टीरिया का ख़ात्मा कर देते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये तमाम प्रोसेस कि जब वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होता है और एंटीबॉडीज़ बनना और मेमोरी सेल का बनना कुछ वक्त लेता है और 2 से 3 हफ्ते का वक्त होता है। लेकिन बाज़ वायरसेस जिस तरह के कोरोना वायरस है, इन 2-3 हफ्तों में बाज़ अफराद में बहुत ज़्यादा पेचीदियाँ पैदा कर देता है जो कि उनकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती हैं। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम एक दफ़ा वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद बन जाता है, ये बी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं और मेमोरी सेल बन जाते हैं, जब यही वायरस या बैक्टीरिया दोबारा हमारे जिस्म में अटैक करता है तो ये डिफेंस मैकेनिज़्म यानी दिफा का ये निज़ाम फ़ौरन मुतहर्रिक हो जाता है और वायरस को मज़ीद बढ़ने से रोकता है। इस वजह से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होने के बावजूद किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी पैदा नहीं कर सकता। इसी वजह से जब किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वैक्सीन हमारे जिस्म में दाखिल की जाती है तो ये वैक्सीन उसी वायरस या बैक्टीरिया के अज्जा पर मुश्तमिल होती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। और जब ये वैक्सीन हमारे जिस्म में दाखिल होती है तो ये एंटीजन या वायरस या बैक्टीरिया के अज्जा यानी एंटीजन हमारे जिस्म में डिफेंस मैकेनिज़्म यानी कि दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करते हैं, जिस वजह से हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल बनते हैं। वैक्सीन हमारे जिस्म में इंजेक्ट करने के बाद या दाखिल किए जाने के बाद 2 हफ्ते से 3 हफ्ता लेती है इस दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करने के लिए। और जब ये दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक हो जाता है उसके बाद अगर इस वायरस या बैक्टीरिया का हमारे जिस्म पर अटैक होता है तो ये दिफाई निज़ाम यानी कि मेमोरी सेल्स और एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में वायरस या बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जब किसी इंसान को वैक्सीन दी जाती है तो उसके फ़ौरन बाद यानी कि दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक होने से पहले 2 या 3 हफ्ते से पहले अगर ये वायरस या बैक्टीरिया हमारे जिस्म में अटैक करे तो ये इन्फेक्शन का सबब बन सकता है, क्योंकि वैक्सीन को दिफाई निज़ाम पैदा करने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब वैक्सीन दी गई थी तो उसके अगले ही रोज़ वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि वैक्सीन को दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करने में कम से कम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगते हैं। इससे कबल अगर किसी मरीज़ को बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हो तो वो उस इन्फेक्शन का शिकार हो सकता है। कोरोना वायरस के लिए दरअसल मुख्तलिफ़ अक़साम की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले वायरस वेक्टर वैक्सीन यानी कि वो वैक्सीन जो कि माइटिगेटेड वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस पर मुश्तमिल है, यानी ऐसी वैक्सीन जिसमें कोरोना वायरस के मुख्तलिफ़ अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं या फिर उसमें गैर फ़ाल या मुर्दा कोरोना वायरस मौजूद हैं। इस तरह की 2 ब्रांड्स की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में बनाई जाने वाली पाकवैक वैक्सीन, ये भी वायरस वेक्टर वैक्सीन है, यानी इसमें माइटिगेटेड वायरस या इनएक्टिवेटेड वायरस मौजूद है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी किस्म mRNA वैक्सीन, यानी वो वैक्सीन जो कि कोरोना वायरस के एक जुज़ mRNA से बनाई गई है। मार्केट में इस तरह की 4 किस्म की वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिसमें फाइज़र बायोटेक वैक्सीन, दूसरी मॉडर्ना, तीसरी एस्ट्राज़ेनेका और आखिर में जॉनसन एंड जॉनसन। पाकवैक वैक्सीन, साइनोफार्म वैक्सीन, फाइज़र वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, ये तमाम अक़साम की वैक्सीन
2 शॉट्स में दी जाती हैं, यानी इसके 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहले इंजेक्शन के बाद दूसरा इंजेक्शन 3 हफ्तों के बाद लगाया जाता है और मरीज़ में मुकम्मल इम्यूनिटी यानी मुकम्मल दिफा सेकंड डोज के यानी दूसरे इंजेक्शन के लगाने के 2 हफ्ते के बाद पैदा होता है। ये तमाम वैक्सीन 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को लगाई जाती हैं। लेकिन फाइज़र वैक्सीन, इसके भी 2 शॉट्स होते हैं, ये भी 3 हफ्ते के वक्फे से लगाए जाते हैं। लेकिन फाइज़र वैक्सीन 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद को लगाई जा सकती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन सिंगल शॉट वैक्सीन होती हैं, यानी इसमें सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया जाता है और इस इंजेक्शन लगाने के 2 हफ्ते के बाद मरीज़ मुकम्मल तौर पर इम्यून हो जाता है। अब मैं आपको कोरोना वैक्सीन से पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि मुज़र असरात के बारे में बताता हूँ। तमाम अक़साम की कोरोना वैक्सीन बहुत मामूली किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स पैदा करती हैं और इनको नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। और जिन मरीज़ों में ये साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन ने सही काम किया है और वैक्सीन जिस्म में इम्यूनिटी यानी दिफा पैदा करने में कामयाब हो गई है। सबसे पहले लोकल साइड इफ़ेक्ट, यानी वो साइड इफ़ेक्ट जो कि उस जगह पर पैदा होते हैं जहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है। जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह पर मरीज़ को दर्द होता है या वहाँ पर सूजन पैदा हो जाती है या वहाँ पर रेडनेस यानी सुर्खी पैदा हो जाती है। अगर मरीज़ को इस किस्म की कोई भी अलामत ज़ाहिर हो तो उसे परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मरीज़ को साफ़ और ठंडा कपड़ा उस जगह पर लगाना चाहिए और ये अमल करने से तकलीफ़ ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ को अपना वो बाजू इस्तेमाल करना चाहिए या उसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इससे भी दर्द और सूजन ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोगों में सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होते हैं, यानी मरीज़ को या सर में दर्द होता है, बुखार हो सकता है, सर्दी, उल्टी या मतली महसूस हो सकती है या उसको मस्कुलर पेन यानी उसके पट्ठों में अज़लात में दर्द हो सकता है। ऐसी सूरत में मरीज़ डॉक्टर के मशवरे से पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन या एंटीहिस्टामिनिक अद्वियात इस्तेमाल कर सकता है। मरीज़ को यही मशवरा दिया जाता है कि अगर मरीज़ में इस किस्म की अलामत ज़ाहिर हों तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और हल्के फुल्के कपड़े पहनें। एक बात मैं आपको ज़रूर याद दहानी कराना चाहता हूँ कि मरीज़ कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करने से कुछ देर पहले पैरासीटामोल की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को मेरी यही गुजारिश है कि इंजेक्शन लगाने से पहले पैरासीटामोल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर मरीज़ को बुखार, जिस्म में दर्द, सर में दर्द ज़ाहिर हो तो डॉक्टर के मशवरे से पैरासीटामोल इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन वैक्सीन इस्तेमाल करने से पहले हरगिज़ पैरासीटामोल इस्तेमाल ना करें। एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बार मरीज़ों में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज़ लगाने के बाद इतने शदीद साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन सेकंड डोज़ लगाने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा शिद्दत से ज़ाहिर होते हैं। इसका यही मतलब होता है कि कोरोना की वैक्सीन आपके जिस्म में इम्यून सिस्टम या दिफाई निज़ाम कायम करने में कामयाब हुई है। बहुत से अफराद ये पूछते हैं कि कब कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होने के बाद किस सूरत में हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ों के लिए मेरी यही हिदायत है कि अगर लोकल साइड इफ़ेक्ट यानी कि इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन, दर्द या सुर्खी 24 घंटे के अंदर ख़त्म ना हो तो उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। या वो अफराद जिसमें सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट यानी बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, मतली या सर्दी 2-3 दिन में ख़त्म ना हो तो इस सूरत में भी मरीज़ को डॉक्टर से राब्ता कायम करना चाहिए। वीडियो के आखिर में मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ जो कि आपको कोरोना वैक्सीन के बारे में ज़रूर याद रखने चाहिए। कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद जिस्म में ज़ाहिर होने वाले साइड इफ़ेक्ट यानी बुखार, सर्दी, जिस्म में दर्द, उल्टी, मतली, सर का दर्द कुछ दिनों के लिए आपकी डेली एक्टिविटीज़ यानी रोज़ाना के मामूलात को मुतासर कर सकती है, इसलिए आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, कोरोना वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ यानी पहली डोज़ के बाद
अगर मरीज़ में नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हुए हैं, मसलन बुखार का होना, जिस्म या पट्ठों में दर्द होना, सर का दर्द या मतली, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना की दूसरी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। आपको कोरोना की दूसरी वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। अगर डॉक्टर ने किसी वजह से आपको कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगाने से मना किया है तो आपको उसके मशवरे पर ज़रूर अमल करना चाहिए। और तीसरा और अहम पॉइंट कि कोरोना वैक्सीन लगाने के कुछ दिन के बाद हमारे जिस्म में कोरोना वैक्सीन के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी यानी दिफा पैदा होता है, तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते के बाद। इस वजह से हमें ये याद रखना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन लगाने के फ़ौरन बाद हमारे जिस्म में कोरोना के ख़िलाफ़ दिफा पैदा नहीं होता और कोरोना वैक्सीन के लगाने के फ़ौरन बाद हम कोरोना का शिकार हो सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। कुछ कोरोना की वैक्सीन 90% इफ़ेक्टिव हैं, कुछ कोरोना की वैक्सीन 80% इफ़ेक्टिव हैं। इस वजह से कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें किसी हद तक एहतियात करनी चाहिए ताकि हम इस मुज़ी मर्ज़ से अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को महफूज रख सकें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।